लाल अंगारा आंखों से कैस जब अपने फ्लैट में दाखिल हुआ तो बेबी उसका इंतजार कर रहा था। लाला आप वो भागकर अपने लाला के सीने लगा था। उसे आइडिया था कि कैस किस कुर्ब से गुजर रहा होगा। मैं मर जाऊंगा एक दिन ये अजियत सहते सहते। अब मुझ में बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। हया नूर से किया गया वादा पूरा करते करते कैस लुट गया था आज। क्या जवाब दूंगा मैं उस माँ को जब सीआईडी वाले उसके जवान बेटे की लाश घर पहुंचाएंगे। आज मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, लेकिन फ़र्ज़ निभाते निभाते मैं अपने रिश्ते हार गया हूँ। कैस की ये हालत आज पहली बार हुई थी। प्लीज़ लाला अब संभालें खुद को। तुम जानते हो हमने हर पल उसे इस सब से बचाना चाहा। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कैस क्या करे। कैस मर जाए, सबकी फ़िक्र है कैस को। सबकी ज़िम्मेदारी कैस पर है। सबको कैस ने देखना है। सबको कैस ने देखना है। मोरे, आगा जान, गुड़िया, रमल, अनाबिया, सबकी जिम्मेदारी कैस पर है। लेकिन कैस एक अच्छा बेटा नहीं बन सका। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं मोरे को। एक अच्छा भाई नहीं बन सका कैस। जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। अपने बेबी की बाहों में बिखरा कैस उससे संभाले नहीं संभल रहा था। लाला प्लीज। कब से दरवाजे में खड़े मिल्हान की सब बातें समझ में आ रही थी। वो भागकर अपने लाला के पास आया और कैस के सीने से लगा और धाड़े मार मार कर रो दिया। लाला आपने अपने सब फर्ज पूरे किए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि कैस जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। लाला मुझे हमेशा आपसे शिकवा रहा कि आप मेरी जगह वन्नी होकर क्यों गए, मुझे इस जालिम दुनिया में छोड़ गए थे। लेकिन लाला आज आपकी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है आप पर। कैस तो एक रोबोट बन गया। सबकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते कैस खुद को ही भूल गया। आई एम प्राउड ऑफ यू लाला। आपने अपना फ़र्ज़ निभाया लाला। आपने कुछ गलत नहीं किया। रही बात मोरे की तो वो आरिफ की हकीकत से वाकिफ़ हैं। उन्हें अपने बेटे का सुनकर दुख होगा, लेकिन मुझे पता है वो इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगी। और हया नूर को इंसाफ दिलवाना हम सब पर फ़र्ज़ था। आज आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया लाला, पूरा कर दिया आपने अपना फ़र्ज़। रोते हुए मिल्हान के अल्फाज कैस को ज़िंदगी दे गए थे। तुम अपने लाला से नाराज़ थे ना। नहीं लाला, मिल्हान मर सकता है लेकिन अपने लाला से नाराज़ नहीं हो सकता। मिल्हान की बात सुनते कैस ने उसे घूरा था। लाला अब आपने हमें खा जाना है। उठें लाला यहाँ से। आज हमें हकीकत जाननी है। बताएं हमें सब कुछ। मिल्हान ने कैस को बेड पर बिठाते हुए खुद उसके कदमों में बैठते कहा। बेबी दोनों भाइयों में खुद को मिसफिट समझता किचन में कुछ बनाने चला गया। जब हमने होश संभाला तभी हमने आप और आरिफ के बारे में पता लगवाना स्टार्ट कर दिया था। जब हमें पता चला कि आप अभी तक वैसे ही हैं और हमारे जाने का खौफ आपके दिल में बैठ गया है, हमें लगा रमल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हमने रमल की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी। हमने उसे इतना मजबूत बना दिया कि उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रही। हम रमल से आपके बारे में बातें करते। हमने उसमें तजस्सुस पैदा कर दिया आपको जानने का। फिर जब हमें लगा कि अब सही वक्त है, हमने आप ही की यूनिवर्सिटी में रमल को एडमिशन दिलवाया। और फिर आगे आप जानते हो, हम आपकी और आरिफ की पल पल की खबर रखते थे। हमने काफ़ी बार आरिफ को मिल्हान बनकर समझाया, लेकिन वक्ती तौर पर समझने के बाद आरिफ फिर से वही करता जो हमें अजियत देता था काम। कैस ने बोलते हुए अपनी आंखें जोर से बंद की थी। मिल्हान ने अपना हाथ कैस के हाथ पर रखकर उसे तसल्ली दी थी। आगा जान की मौत के बाद बाबा भी गलत कामों में मुलव्वस हो गए थे। एक दिन जब आप हमसे मिलकर वापस आ रहे थे, हमने बाबा जान के मुंह से शराब की फैक्ट्री, कुछ ड्रग्स और बहुत सी और बातें सुनी थी। फिर हमने सोचा कि हमने इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी को हर हाल में ख़त्म करवाना है, लेकिन उससे पहले ये कारखाने बंद करवाने हैं। इसलिए हमने सीआईडी ज्वाइन की। हमने जैसे ही टेस्ट पास किया, रमल भी कहने लगी कि लाला हम भी सीआईडी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन रमल की एज कम थी। फिर हमने अपने कुछ सीनियर ऑफिसर से मशवरा करके रमल को कुछ मिशन दिए, जिनमें से एक प्रोफेसर दिलावर की हकीकत, जो रमल सामने लेकर आई। रमल छोटी सी एज में बहुत एक्टिव थी। रमल की कामयाबी, उसका जुनून देखकर डीन ने उसे सिलेक्ट कर लिया था। हम दोनों मिलकर अंडरग्राउंड काम करते थे। सबकी नज़रों में हम मेडिकल स्टूडेंट थे, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। जिस दिन हया नूर को किडनैप किया गया, हम दोनों मिशन पर थे। जब हम वापस पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। हया नूर हमें बिखरी हालत में बाहर कूड़े के ढेर से मिली थी। कैस ने कुर्ब से अपनी आंखें बंद करते हुए मजीद बताया। उसकी नब्ज बहुत आहिस्ता चल रही थी। उसने हमसे वादा लिया कि हम उसके मुजरिम को मौत के घाट उतारेंगे। उस दिन हमें आरिफ से सख्त नफरत महसूस हुई। उसी दिन से हमने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए।
जब हमें पता चला कि आरिफ की नज़र अब अनाबिया पर पड़ चुकी है, हमने अपने राइट हैंड बेबी को अनाबिया के लिए, लेकिन लाला बेबी तो अभी खुद छोटा है तो वो कैसे ऑफिसर हो सकता है। तब से खामोश बैठा मिल्हान जल्दी से बोला, बेबी छोटा है, लेकिन वक्त और हालात ने उसे बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा। लाला बेबी कौन है, नाम क्या है इसका? कमरुद्दीन बदर खान नाम है उसका, ऑफिसर बदर खान। लाला बेबी खान है। खान है। अभी उसके मुतालिक कुछ मत पूछना, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, उठो अब कुछ खा लो। तभी बदर रूम में सैंडविच और चाय लिए हाजिर हुआ। ये ले भाई, बेबी के हाथों की गर्मा गर्म चाय और सैंडविच। मिल्हान खड़ा होता अपने लाला की गोद में जा बैठा। लाला, मुझे आपके हाथ से खाना है, जैसे बचपन में खाता था। लाला की जान, अब आप बड़े हो गए हैं, लाला की गोद छोटी है, बेड पर बैठ जाओ अब। कैस ने शरारत से कहा, नहीं, मुझे इधर ही बैठना है। बेबी उदास शक्ल बनाए दोनों भाइयों का प्यार देख रहा था। अरे मेरी नन्ही सी जान, इधर आओ तुम भी। कैस के बुलाने पर बेबी भाग कर कैस के ऊपर चढ़ा और बेबी की बनाई गर्मा गर्म चाय की डिश फर्श पर पटकी। उन तीनों के कह कहे गूंज रहे थे। कैस बेड पर बेहोश लेटी नमल को आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। उसे लग रहा था कि उसने आज सदियों बाद अपनी गुड़िया को देखा है। बार बार कभी वो उसके आंखों पर लब रखता, तो कभी माथे पर, तो कभी रुखसार पर। आई एम सॉरी गुड़िया, आई एम सो सॉरी, बहुत गलत किया हमने आपके साथ। लेकिन सच में हमें नहीं पता कि हम कैसे बहक गए। नमल जो तब से आंखें बंद किए लेटे हुए थी, खौला बेगम की बातें जहन में आते ही उसने अपनी आंखें खोलते कैस के गले में बाहों का हार बनाया था। कैस, आई एम सॉरी टू, गलती मेरी थी और मैं रिएक्ट कर गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी गुड़िया पर आपका हक था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। खौला बेगम की बात अलीफ से ये तक नमल ने रिपीट की थी। कैस ने नमल को शिद्दत से गले लगाया था। आई एम सॉरी नमल, आपको नहीं पता हमने ये दिन कैसे गुजारे आपके बिना। आपकी दूरी हमें पागल कर देगी। वादा करो, अब जो भी हो जाए हमें छोड़कर नहीं जाओगी, कैस ने जुनूनी अंदाज में कहा था। कैस की बात सुनती नमल इस बात पर बिल्कुल खामोश हो गई। बोलो नमल। जी कैस, हम कहीं नहीं जाएंगे। नमल का कैस को खान की बजाय कैस कहना कैस को बुरा तो लगा, लेकिन फिलहाल नमल की हालत का सोचते कैस नज़रअंदाज कर गया। नमल, तुमने किसी भी तरह प्यार मोहब्बत में कैस से साइन लेने हैं बेटा। एक बात मैं आपको बता दूं, मर्द सबसे ज्यादा बेवकूफ़ अपनी मनपसंद औरत की कुर्बत में होता है। तुम्हें उन्हीं लम्हों में कैस से फाइल साइन करवानी है। खौला बेगम के अल्फाज नमल के कानों में गूंज रहे थे। कैस बार बार नमल के माथे पर अपने लब रख रहा था। मेरी गुड़िया, मेरी जान, कभी दूर मत जाना, खान मर जाएगा। खौला बेगम की वजह से नमल खामोश कैस की मनमानियां बर्दाश्त कर रही थी। दिल अजीब लय पर धड़क रहा था, जबकि नमल को ये गलत फहमी थी कि अब वो कैस से नफरत करती है। हमें भूख लगी है, बहुत भूख। नमल कैस को खुद से दूर करते बोली। सॉरी गुड़िया, मैं आपको अभी पास्ता बनाकर खिलाता हूँ, कैस कहते साथ ही जल्दी से किचन की तरफ बढ़ा था। नमल जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी और शावर के नीचे खड़ी कैस का हर लम्स अपने माथे से हटाने की कोशिश कर रही थी। जाने कितनी देर वो शावर के नीचे खड़ी रही, उसे कुछ होश नहीं था। नमल, पास्ता तैयार है। कैस पास्ते का बाउल लिए रूम में दाखिल हुआ, लेकिन नमल को रूम में ना पाकर उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन नमल कहीं नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ पर जल्दी से वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। नमल को कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़े देखकर वो जल्दी से नमल की जानिब बढ़ा और हैरत से बोला, गुड़िया ये क्या कर रही हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। कैस ने जल्दी से शावर बंद किया, लेकिन इस दौरान वो खुद भी भीग गया। हम आग कम झपकते हैं, कैस ने बेसाख्ता नमल को खुद से करीब किया था। नमल जल्द से जल्द कैस से वो फाइल निकलवा कर साइन करवाना चाहती थी। खौला बेगम के अल्फाज सोचते वो बहुत दूर निकल आई। उसे होश तब आया जब कैस उसे बाजुओं में उठाकर उसके कान में सरगोशी में बोला था। उसकी सरगोशी खान को पागल करने के लिए काफ़ी थी। नमल। कैस ने सर दाह भरते नमल को पकड़ा। नमल, इतना जुल्म क्यों हम पर? खान जी, नमल की कामती आवाज़ पर उसने अपनी आंखें खोलकर नमल को देखा था। कैस इस कदर बहक गया था कि उसने गौर भी नहीं किया कि नमल के चेहरे पर कोई मोहब्बत का रंग नहीं था, बल्कि नमल का चेहरा बिल्कुल तारीक था, कुछ खोजता हुआ। खान जी। क्या हुआ गुड़िया? खान ने कहते साथ ही नमल के माथे पर अपने लब रखे थे। खान जी, कुछ नहीं। अरे नहीं, बताओ क्या हुआ? खान जी, वो एक दिन आप एक फ़ाइल लेकर आए थे, आपने वो बहुत छुपा कर रखी थी, बस हमारे जहन में आ गया कि उसमें क्या था।
गुड़िया की बात सुनते कैस का कहकहा बेसाख्ता था। गुड़िया, आपको इस वक्त वो फाइल कैसे याद आ गई? आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में। जी खान जी, वो बस ऐसे ही जहन में आ गया था तो पूछ लिया। बस वो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, इसलिए संभाल कर रखे हैं। कैस कहते साथ ही जब नमल को बात बनते नजर न आई तो जल्दी से बोली, खान जी वो हमें भूख लगी है। ओह सॉरी, हम तो पास्ता बना कर लाए थे आपके लिए। आप ऐसा करें कि चेंज कर लें, फिर हम आपको पास्ता खिलाते हैं। लाला कोई जोर से आवाज देते कैस के फ्लैट में दाखिल हुआ था। नमल जो ड्रेस चेंज किए मिरर के सामने अपने बाल बना रही थी। दरवाजे में कैस को देखते हैरान रह गए, क्योंकि अभी तो कैस उसके सामने वॉशरूम में गया था। तो ये कौन है? एक पहले ही इंजेक्शन ना लेने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, अब इस सिचुएशन में वो चीख मारते कालीन पर गिरी थी। मिल्हान जो कल मोरे से मिलने गया था, अब कैस के फ्लैट पर रमल को देखकर हैरान हुआ था। रमल? उसने सरगोशी की थी, लेकिन देखते ही देखते वो लड़की बेहोश हो गई थी। तभी कैस ड्रेस चेंज करते नमल की चीख सुनते जल्दी से बाहर आया था। नमल, क्या हुआ? नमल को कालीन पर बेसुध पड़े देखकर जल्दी से वो उसकी जानी बढ़ा और उसे बाजुओं में उठाए बेड पर लिटाया। लाला, मिल्हान की आवाज़ पर कैस पीछे मुड़कर देख रहा था। मेरे बच्चे, तुम कब आए? अभी लाला। और ये रमल? अच्छा, तो नमल तुम्हें देखकर बेहोश हुई है। जी लाला, लेकिन ये तो रमल की। हाँ जी, ये रमल की कॉपी है बिल्कुल, तुम्हारी भाभी, रमल की जुड़वा बहन। वाह लाला, इस कदर मुशाबहत। हाँ जी, और वो तुम्हें देखकर भी इसीलिए बेहोश हुई है। लाला, ये तो जुड़वा दो वाला काम हो गया। मिल्हान ने हंसते हुए कहा। हाँ जी। अच्छा लाला, अब भाभी को देखे, मैं बेबी से मिल लूँ। लाला यार, क्या सबने फ्लैट वाला चक्कर पाल रखा है, सब एक पैलेस में शिफ्ट हो जाओ ना, मिल्हान ने झुंझलाते हुए कहा। ओके, कुछ सोचते हैं। मिल्हान बेबी से मिलने उसके फ्लैट की तरफ बढ़ा था। कैस ने झुककर नमल की नब्ज चेक की, जो कि मामूल से तेज चल रही थी। बुखार तो नहीं है, फिर नब्ज क्यों तेज है? नमल का जिस्म हल्का हल्का कपकपा रहा था। कैस ने पास पड़े जग से नमल के मुंह पर छींटे मारे पानी के। नमल ने मुंदी आंखों से आंखें खोलकर कैस को देखा। क्या हुआ नमल? यार, कैस ने उसे बिठाते हुए बेड से उसकी टेक लगाई थी। हाँ जी, वो भूत था उधर। भूत? भूत नहीं, वो मेरा जुड़वा भाई था। हाँ जी, जुड़वा? लेकिन वो तो आप ही थे। जी, हम बिल्कुल एक जैसे हैं, बस आइस की शेड 1% चेंज है जो किसी को नज़र नहीं आती। उठो, मैंने सोच लिया है, अब हम शहर वाली हवेली शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन आगा जान कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मेरी अपनी हवेली है, सब कुछ तो आपका ही है ना। नमल ने दिल में सोचते हंकारा भरा था। चलो, मैं अनाबिया और रमल को भी पैकिंग का कहता हूँ। कैस कहते हुए बाहर की जानिब बढ़ा था। नमल ने जल्दी से अपने हैंड बैग को खोलते इंजेक्शन भरा और जैसे तैसे करके अपनी वेन में लगाया था। इंजेक्शन लगते ही नमल को लगा कि उसकी रग रग में सुकून उतर रहा है। उसने सर दाह भरते उस सुकून को अपने अंदर उतारा था। गोलियां खाती वो बेड पर लेटी थी। इंजेक्शन से जो सुकून नमल को मिला था, उससे उस पर नशा तारी होने लगा। कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में खो गई थी। कैस ने अभी नमल के फ्लैट में कदम ही रखा था जब उसका मोबाइल बजा था। आगा जान का नंबर देखते ही उसका दिल धड़का था। नमल के गायब होने की वजह से खबर सब तक पहुंच चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, रमल और अनाबिया को फौरी गांव के लिए रवाना करो, हमारा ड्राइवर उन्हें लेने आ रहा है। लेकिन आगा जान, उनकी पढ़ाई? भाड़ में गई पढ़ाई। हम तुम्हारे जैसे शख्स का साया भी अपनी बच्चियों पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा हुक्म है कि शाम से पहले दोनों हमें हवेली में नजर आए। आगा जान ने कहते ही कॉल काट दी थी। क्या हुआ लाला? नमल और अनाबिया कैस की आवाज़ सुनती बाहर आई थी। कैस ने आगे बढ़ते अनाबिया और रमल के सर पर हाथ रखा था। पैकिंग कर लो, आप दोनों ने गांव जाना है, गाड़ी आ रही है लेने। लेकिन लाला, ये आगा जान का हुक्म है। जिस जब्त से कैस ने ये कहा था वही जानता था। ठीक है लाला, हम तैयारी करते हैं। कैस ने अपनी दोनों बहनों की हालत पर तैश से मुठ्ठियां भींची थी। रमल की बिखरी हालत भी कैस के सामने थी और मिल्हान की भी। उसे अपना आप मुजरिम लग रहा था, लेकिन वो बेबस था। लाला, हम चाहते हैं कि जाने से पहले बेबी और अनाबिया की एक मुलाकात हो जाए, ताकि अनाबिया उसे देख ले और थोड़ी बातचीत हो जाए, रमल ने संजीदगी से कहा। महरम है वो उसका, वैसे भी वो काफ़ी बार हमसे पूछ चुका है, लेकिन हम अनाबिया की हालत की वजह से खामोश थे। अनाबिया जो तब से खामोश खड़ी थी, आंसुओं से भरी आंखें उठाकर अपने लाला को देखा था। लाला की जान, घबराओ नहीं, वो शख्स तुम्हारा अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखेगा। लाला, हम उसके काबिल। चुप, वो आपकी हकीकत जानता है
اور ویسے بھی وہ دنیا کو آگ لگا دے گا اگر آپ نے اسے دور جانے کا سوچا۔ نمل تم بھی ایک بار ملہان کو دیکھ لو۔ نہیں لالا، وہ ہم سے نہیں ملیں گے، رمل نے آنسو حلق سے اتارتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی ہم نے ان سے وعدہ پورا کرنا ہے کیا ہوا۔ جیسے تمہاری مرضی رمل، آپ پیکنگ کرواؤ اور انابیہ آپ میرے ساتھ آؤ۔ کیس انابیہ کا ہاتھ پکڑے باہر کو بڑھا تھا۔ ایک فلیٹ کے سامنے کھڑے ہوتے کیس نے انابیہ کے سر پر دوپٹہ صحیح کیا تھا۔ میں ایسا بھائی نہیں ہوں جو اپنی بہن کی خوشیوں میں رکاوٹ بنوں گا۔ بہت اچھا انسان ہے وہ، میں نے ان ہاتھوں سے پالا ہے اسے، کیا تمہیں میری پرورش پر شک ہو سکتا ہے؟ انابیہ نے ناں میں سر ہلایا تھا۔ گھبرانا نہیں میرا بچہ۔ جی لالا۔ کیس نے اندر داخل ہوتے بیبی کو آواز دی تھی۔ کیس کی آواز سن کر وہ جلدی سے روم سے باہر آیا، لیکن کیس کے ساتھ کھڑی انابیہ کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ شرم کرو کچھ، ہمارے سامنے ہی ہماری بہن کو گھور رہے ہو، آنکھیں نکال لیں گے ہم تمہاری یہ۔ کیس نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ شرم کیسی، بیوی ہے میری۔ بیبی نے کیس کی شرارت سمجھتے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ بیوی نہیں منقوہ، تصحیح کروا لو، واٹ ایور۔ بیبی نے ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا۔ اچھا، آج رمل اور انابیہ نے گاؤں جانا ہے، آغا جان کا حکم ہے تو میں نے سوچا تم پر احسان کر ہی دیا جائے، ایک ملاقات کروا دی جائے، اس لیے لو سنبھالو اپنی بیوی اور میری بہن کو تنگ نہیں کرنا ورنہ مجھے جانتے ہو لالا میں معصوم ہوں۔ ہاں جی، تمہاری معصومیت مجھے نظر آ رہی ہے۔ کیس نے اس کی مسلسل انابیہ پر نظر رکھنے پر چوٹ کی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، کیس کے جاتے ہی انابیہ کو خود سے لگا گیا۔ انابیہ کا تو حال کاٹو تو جسم میں لہو نہیں جیسا تھا۔ اس شخص کے کلون سے اٹھتی خوشبو انابیہ کو کسی اور شخص کی یاد دلا رہی تھی۔ انابیہ نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر مت پوچھو کہ میرا دل کہاں کھو گیا، تجھے دیکھتے ہی تیرا ہو گیا۔ پلیز، انابیہ نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ انابیہ کی آواز سنتے ہی اس نے اپنے بازو کھولے تھے۔ انابیہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کی طرف بھاگتی، وہ اجنبی اس کا بازو تھام چکا تھا۔ اپنے شوہر کو دیکھو گی نہیں؟ انابیہ نے آنکھیں زور سے میچ لی تھی جب اس اجنبی نے انابیہ کو کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ آنکھیں کھولو انابیہ۔ انابیہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی، لیکن سامنے والے شخص پر نظر پڑتے ہی وہ ساکن رہ گئی۔ اتنا مکمل حسن اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں کوئی بھی پہچان کا تاثر نہیں تھا۔ اب نظر لگانی ہے کیا؟ پہلے شور کو دیکھ نہیں رہی تھی اور اب نظریں نہیں ہٹا رہی۔ جانتی تو ہو آپ مجھے، اپنے تمام تر جملہ حقوق آپ میرے نام کر چکی ہیں۔ جملہ حقوق کا لفظ سنتے ہی انابیہ کو اپنے ساتھ ہوا حادثہ یاد آیا۔ انابیہ نے سامنے والے کو زور سے دھکا دیا تھا۔ دور رہو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، دور رہو، انابیہ زور سے چلائی۔ بیا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ جیسی بھی ہیں صرف اور صرف میرے قابل ہیں۔ اب دوبارہ میں آپ کے منہ سے یہ الفاظ نہ سنوں۔ بیا زاروں قطار روتے اس کے ساتھ لگی تھی۔ چپ، زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے جس نے آپ کا یہ حال کیا، وعدہ ہے میرا آپ سے۔ ویسے بیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اجنبی کے اچانک یہ سوال پوچھنے پر انابیہ نے حیران آنکھوں سے سامنے والے کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ کو۔ اچھا چلو پہچان لوگی، یہاں آؤ۔ وہ خود صوفے پر بیٹھتے انابیہ کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ انابیہ نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس نے روک دیا اسے۔ 7 سال کا تھا جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا، تب سے ان نسوں کی رگ رگ میں بس چکی ہیں آپ۔ انابیہ نے حیرت سے اس اجنبی شوہر کو دیکھا تھا اپنے۔ پچھلے 11 سال سے آپ کے عشق میں تڑپ رہا ہوں، اب تو آپ کے عشق کا فتور سر چڑھ کر بولتا ہے۔ آپ کیسے انجان رہ سکتی ہیں کہ کوئی آپ کے عشق میں پاگل ہو اور آپ کو خبر تک نہ ہو؟ سول میٹ؟ انابیہ کے لب آہستہ سے ہلے تھے۔ سول میٹ، آپ کی روح کا ساتھی۔ اس کی بات سنتے ہی انابیہ کو اپنے ساتھ گزرے واقعات یاد آئے تھے، کیسے وہ ملنے گئی تھی اور کیسے اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا۔ انابیہ ایک جھٹکے سے اس کی گود سے اٹھی۔ تم بدر؟ میں بدر۔ انابیہ کی آنکھیں باہر کو آئی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے بیا آپ کو اتنی حیران کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے نکاح کے وقت ہمارا نام نہیں سنا تھا؟ انابیہ نے سکتے کی حالت میں نام میں سر ہلایا تھا۔ انابیہ کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے بدر جلدی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہاتھ مت لگانا۔ بدر نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن انابیہ بنا اس کی بات سنے غصے سے پھنکاری تھی۔ میں نے کہا ہاتھ مت لگانا؟ میری فیلنگز، میری ذات کا مذاق بنا دیا تم نے۔ بھی آپ غلط سوچ رہی ہیں، ابھی تو صحیح سوچ آئی ہے مجھے،
پہلے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے کتوں سے بچا کر رکھا، پھر اس دن خود ان کتوں کی خوراک بنا دیا۔ باخدا انابیہ ایسا کچھ نہیں ہے، باخدا ہم اس پل کا سوچتے پل پل مرے ہیں کہ اگر ہمیں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی۔ بدر نے قرب سے سوچتے اپنی آنکھیں بھینچی اور کہا نا، ہماری غلطی ہے، جو چاہے سزا دے، لیکن پلیز پاس آئیں، پاس رہ کر جو مرضی سزا دیں۔ پاس آؤں؟ تاکہ بہت پاس آنے پر پھر مجھے تانا دو نامحرم ہونے کا۔ پہلے خود کو میری نظروں میں اچھا بنایا، ہر پل میری حفاظت کی، پھر جب محبت کرنے لگی آپ سے تو محرم نامحرم کا ذکر یاد آ گیا۔ ارے تب آپ کو نامحرم یاد نہیں تھا جب مجھ سے پیار کی پینگیں بڑھائی تھی، اب کچھ یاد نہیں تھا، پھر مجھے اپنے پاس بلایا اور بنا دیا تماشا میرا۔ اس دن آپ سے تو بچ گئی، لیکن نہیں بچا پائے نا مجھے بے پردہ ہونے سے۔ یہ سزا تھی میری آپ کے عشق میں بہکنے کی، اپنے رب سے دور جانے کی۔ پلیز بیا ایسا مت کہیں، میرا عشق ہے آپ، میرا جنون، اور اس جنون میں آپ بھول گئے کہ آپ ایک لڑکی جو آپ کی نامحرم ہے اس کے اس حد تک قریب جا رہے ہیں کہ وہ تصور میں بھی آپ کو اپنا محرم ماننے لگی۔ سوری بیا، ساری غلطی میری ہے، سوری بیا۔ انابیہ کی باتیں کافی حد تک صحیح تھیں، اگر انابیہ بہکی تھی تو بہکانے والا بھی بدر خود تھا، پھر خود اسے نامحرم کے طعنے دیے، حالانکہ یہ بات وہ اسے بہت آرام سے بھی سمجھا سکتا تھا۔ نہیں، اس دن آپ مجھے نہ ہی آپ مجھے اس دن آزماتے اور نہ وہ آزمائش میری زندگی میں آتی۔ سوری بیا، مجھے معاف کر دو۔ بدر نے بے بسی سے انابیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک صورت میں معاف کریں گے ہم، ہمیں طلاق۔ بات اگر الگ ہونے کی ہے نا تو انتظار کرو کہ بدر مر جائے، پھر ہی ایسا ممکن ہے، ورنہ بھول جاؤ جو کچھ بھی ہوا میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن کیا اب ہم نارمل بیہیو نہیں کر سکتے؟ انابیہ نے ناں میں گردن ہلائی تھی۔ گاؤں جا رہی ہو، اگلی ملاقات نہ جانے کب ہو، کچھ خوبصورت پل میرے نام نہیں کرو گی؟ انابیہ نے پھر سے ناں میں سر ہلایا۔ محبت کرتی ہو؟ انابیہ نے پھر سے ناں میں سر ہلایا تھا۔ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ سر پھر سے ناں میں ہلا تھا۔ میں اچھا لگتا ہوں؟ سر انکار میں ہلا۔ بدر کچھ سوچتے ہوئے بولا، نفرت کرتی ہو؟ سر پھر بھی انکار میں ہی ہلا تھا۔ بدر نے مسکراہٹ چھپائی تھی۔ دور ہو جاؤ پھر۔ سر ناں میں ہلا تھا تو بدر نے مسکراہٹ چھپاتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور کہکا لگایا، محبت بھی نہیں کرتی ہو، نفرت بھی نہیں کرتی، پاس بھی نہیں رہتی اور دور بھی نہیں جانے دیتی، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ ٹرانس کی کیفیت میں جواب آیا تھا، جسے سنتے بدر نے زور سے اسے خود سے لگایا تھا۔ انابیہ ہوش میں آتے ہی بولی، تمہیں نہیں چاہتی میں، یہ خوش فہمی نکال دو اپنے دل سے۔ اس محبت اور عشق کا فطور میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ ہی اس رشتے کی کوئی اہمیت ہے میری نظر میں۔ اگر میرا ساتھ چاہتے ہو نا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حویلی آ کر آغا جان اور بابا جان سے میرا ہاتھ مانگ لینا۔ پتہ ہے بہت مشکل ہے، لیکن یہ تمہیں تو فطور ہے نا، تو پھر ڈرنا کیسا؟ انابیہ کی بات سنتا بدر ساکت ہوا تھا۔ کہاں سے لاتا وہ ماں باپ؟ کیا ہوا، اتر گیا عاشقی کا بھوت؟ بس یہیں تک تھی محبت؟ انابیہ کی بات سنتا بدر ساکت رہ گیا تھا۔ کہاں سے لاتا وہ ماں باپ؟ یہ کیا ہوا؟ اوہ کیا ہوا، اتر گیا بھوت عاشقی کا؟ بس یہیں تک محبت تھی؟ دوبارہ میرے راستے میں مت آنا کبھی، مت آنا کبھی راستے میں میرے، نفرت ہے مجھے بزدل لوگوں سے۔ تبھی بدر نے باہر جاتی انابیہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ آؤں گا، ماں باپ کو لے کر آؤں گا، لیکن اگر تمہارے گھر والے نہ مانے تو کیا تم تھامو گی میرا ہاتھ پورے خاندان کے سامنے اپنے؟ بھول ہے تمہاری، مجھے چاہتے ہو تو عزت سے رخصت کروا کر لاؤ۔ انابیہ کہتے ہی اس کا ہاتھ جھٹکتی باہر بڑھ گئی۔ ایسا تو نہیں سوچا تھا بدر نے، اسے تو بہت آسان لگا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا؟